Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 4th of February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is keratometry is done to assess. इनमें से किस चीज के असेसमेंट के लिए किरेटोमेट्री नामक प्रोसीजर किया जाता है? कॉर्नियल कर्वेचर्स के असेसमेंट के लिए, कॉर्नियल सेंसेशन को असेस करने के लिए, कॉर्नियल थिकनेस के लिए या फिर कॉर्नियल एंडोथीलियम के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्नियल कर्वेचर। किसी भी क्लाइंट में जब आप किरेटोमेट्री प्रोसेस करवाते हैं तो इस प्रोसेस के द्वारा कॉर्नियल कर्वेचर का असेसमेंट किया जाता है। कॉर्नियल कर्वेचर का असेसमेंट करके हम कॉर्निया की पावर का असेसमेंट करते हैं। यहां पर आप नोट कर सकते हैं पावर ऑफ कॉर्निया, यानी हमारी आईज के अंदर जो सबसे आगे ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जहां से लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर होती हैं, उस पार्ट को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और इस कॉर्निया के कर्वेचर को किरेटोमेट्री द्वारा आइडेंटिफाई करके हम कॉर्निया की पावर का असेसमेंट करते हैं। कॉर्निया, याद रखिएगा, जब किसी पर्सन में आई डोनेशन किया जाता है तब इस कॉर्निया वाले पार्ट को ही लेकर दूसरे पर्सन में लगाया जाता है। और इस किरेटोमेट्री प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी क्लाइंट के अंदर एस्टिमेशन एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन है या नहीं, इस चीज को असेस कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, एस्टिग्मेटिज्म। एक बार फिर से रिवाइज करें तो अगर किसी क्लाइंट के अंदर एस्टिग्मेटिज्म नामक आई कंडीशन का आपको असेसमेंट करना है तो उसके लिए किरेटोमेट्री टेस्ट करवाया जाता है। किरेटोमेट्री टेस्ट के द्वारा हम कॉर्नियल कर्वेचर को असेस करते हैं और कॉर्नियल कर्वेचर के असेसमेंट से हमें पावर ऑफ कॉर्निया पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the client with AIDS tell the nurse that he has been using acupuncture to help with his pain. The nurse should question the client regarding this treatment because of acupuncture. हॉस्पिटल में एड्स का पेशेंट आपसे कहता है कि वो अपने पेन को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर थेरेपी ले रहा है। आप एज अ नर्स इस पेशेंट से इस एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए, यूजेस प्रेशर फ्रॉम द फिंगर्स एंड हैंड्स टू स्टिमुलेट द एनर्जी पॉइंट्स इन द बॉडी। क्योंकि इस एक्यूपंक्चर टेक्निक में थेरेपी देने वाला पर्सन अपने फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन बी, यूजेस ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड हर्ब्स। इस थेरेपी में प्लांट्स और हर्ब्स से निकले ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी, यूजेस नीडल्स टू स्टिमुलेट सर्टेन पॉइंट्स ऑन द बॉडी टू ट्रीट पेन। इस टेक्निक में, इस एक्यूपंक्चर थेरेपी में निडल्स का इस्तेमाल करके बॉडी के कुछ विशेष हिस्सों को स्टिमुलेट करके पेन को ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन डी, यूजेस मैनिपुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स टू रिलीव स्ट्रेस एंड पेन। स्केलेटल मसल्स को मैनिपुलेट करके पेन और स्ट्रेस को ट्रीट किया जाता है। इनमें से किस कारण की वजह से आप इस पेशेंट में एक्यूपंक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
जब भी किसी क्लाइंट को एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है पेन को कंट्रोल करने के लिए, तो बॉडी के अलग-अलग हिस्से में मौजूद पॉइंट्स को निडल की मदद से स्टिमुलेट किया जाता है। और एचआईवी के पेशेंट में निडल अगर इस्तेमाल की जा रही है, तो इस निडल से दूसरे लोगों पर यदि इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें भी एड्स होने का डर है। साथ ही साथ अगर पेशेंट जब नॉर्मल था और उसने इस एक्यूपंक्चर थेरेपी को लेना शुरू किया और ये थेरेपी पहले किसी एड्स पेशेंट को दी जा रही निडल के यूज द्वारा पेशेंट में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो याद रखिएगा, हम इस पेशेंट में क्वेश्चनिंग इसलिए करेंगे कि हो सकता है ये एड्स उसे एक्यूपंक्चर थेरेपी के दौरान मिला हो, या फिर इस पेशेंट में यूज की गई नीडल आगे किसी के द्वारा इस्तेमाल कर ली जाए, तो उसे भी एड्स हो सकता है। तो हम उसे इस थेरेपी को अवॉइड करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which procedure is most helpful in distinguishing a fluid filled mass from a solid mass of breast? ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर सॉलिड मास है या फिर फ्लूइड फिल्ड मास है, इस चीज को अगर आप पता करना चाहते हैं, तो कौन सी टेक्निक हेल्पफुल रहेगी? ऑप्शंस आर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी मैमोग्राम, ऑप्शन सी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड। इस क्वेश्चन पर गौर करिएगा, मोस्ट हेल्पफुल टेक्निक आपको सेलेक्ट करनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि ब्रेस्ट में मौजूद टिश्यू मास फ्लूइड फिल्ड है या सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following medicines are used in heart failure except, इनमें से कौन सी मेडिसिन हार्ट फेलियर में इस्तेमाल नहीं की जाती? डिगॉक्सिन, एनालप्रिल, हिपेरिन सोडियम, डोपामाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिपेरिन। डिगॉक्सिन, एनालप्रिल और डोपामाइन, ये तीनों ही ड्रग्स हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर हार्ट की फंक्शनिंग को बेहतर करती हैं, जिससे कि हार्ट शरीर की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई पहुंचा पाता है। वहीं हिपेरिन सोडियम एक पेरेंटल रूट से दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, जो कि पूरी बॉडी में क्लॉट के निर्माण को रोकता है। इसका इस्तेमाल थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेपेरिन और वॉरफेरिन में कौन सी ड्रग ज़्यादा जल्दी एक्शन करती है, तो आप बताएंगे हिपेरिन। वॉरफेरिन एक ओरल एंटीकोगुलेंट है और हिपेरिन पेरेंटल रूट से दी जाने वाली एंटीकोगुलेंट ड्रग है, इसलिए इसका जो एक्शन है वॉरफेरिन की तुलना में ज़्यादा तेज देखा जाता है। हिपेरिन का एंटीडोट याद रखिएगा प्रोटामिन सल्फेट, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड चेन मैक्सिमम फेल एट, किसी भी वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट यानी जहां पर इसका निर्माण हुआ है वहां से लेकर जहां इसे किसी पर्सन को लगाया जाने वाला है वहां तक पहुंचाते समय एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि ये खराब ना हो। आपको ये बताना है कि ये कोल्ड चेन प्रोसेस किस लेवल पर सबसे ज्यादा फेल होता है। यस एग्जैक्टली,
कोल्ड चेन हमेशा विलेज लेवल पर या यूं कहें सब सेंटर के लेवल पर फेल होती है। यहाँ पर वैक्सीन्स का स्टोरेज प्रॉपर ना होने के कारण इनका टेम्परेचर में एक्सपोजर देखा जाता है और टेम्परेचर एक्सपोजर से ये वैक्सीन खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसबर्ग फिनोमिना इज नॉट सीन इन। ऐसे कौन से डिजीजेज हैं जो आइसबर्ग फिनोमिना शो नहीं करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करेंगे कि आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है। आइसबर्ग फिनोमिना बेसिकली किसी भी डिजीज के आइडेंटिफाइड केस और हिडन केस को असेस करने का एक मेथड है। देखिएगा, ये मान लीजिए एक कोई यूटेंसिल है, बर्तन है, ग्लास है, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, वाटर फिल किया और इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला। यहाँ पर जो बर्फ का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये एक आइसबर्ग कहलाएगा। इस आइसबर्ग का कुछ हिस्सा जो कि पानी से ऊपर है, उसे आप फ्लोटिंग टिप के नाम से जानेंगे और इस बर्फ के टुकड़े का मैक्सिमम पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर छुपा हुआ है, इसे हम सबमर्ज्ड पोर्शन कहेंगे। फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज्ड पोर्शन को पानी का लेवल अलग कर रहा है, इसे हम लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जानते हैं। इस टिप को देखकर आप ये बताइएगा कि इस आइसबर्ग का जो टिप पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, जबकि एक बड़ा हिस्सा नीचे अंदर पानी के अंदर छुपा हुआ है। यही डिजीजेस के साथ भी होता है। हमारी कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज कंडीशंस मौजूद हैं, उनका एक थोड़ा सा हिस्सा फ्लोटिंग टिप के रूप में दिखाई देता है, यानी आइडेंटिफाइड होता है, जबकि बहुत सारे लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ये डिजीज भी है, सोसाइटी में छुपे रहते हैं, अनडायग्नोस्ड रहते हैं। इस फिनोमिना के अनुसार जो आइसबर्ग का टिप पोर्शन है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो हमेशा सिम्प्टोमेटिक केस, डायग्नोस्ड, नोटिफाइड, डॉक्यूमेंटेड केसेस को बताता है, जबकि असिम्प्टोमेटिक, हिडन केस, अनडायग्नोस्ड, कैरियर, ये सभी हिडन पोर्शन द्वारा बताए जाते हैं। याद रखिएगा, जो टिप पोर्शन में आइडेंटिफाइड डिजीज केसेस हैं, उन्हें फिजिशियन द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि हिडन केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। अब आपको बताना है कि इस आइसबर्ग फिनोमिना को हम किस डिजीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि सिंपली समझे तो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन होता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें बीपी है, हाइपरटेंशन है। तो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ये सभी हिडन हिडन केस कहलाते हैं। ये सभी सबमर्ज्ड पोर्शन द्वारा बताए जाते हैं। जबकि कुछ लोग जो कि डायग्नोस हो चुके हैं, उन्हें पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, ये समाज के बहुत ही थोड़े से लोग हैं और इन्हें फ्लोटिंग टिप द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह से शुगर और दूसरे डिजीज कंडीशंस में भी अप्लाई होता है। अब आपको बताना है कि कौन से डिजीज कंडीशन है जो कि इस फिनोमिना को रिप्रेजेंट नहीं करते। Yes, exactly. The right answer is rubella, rabies, measles and tetanus। ये चार ऐसी डिजीज कंडीशंस हैं जो कि आइसबर्ग फिनोमिना द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होती। कौन कौन सी? रूबेला, रेबीज, मीजल्स, टिटनस। एक बार फिर से रिपीट करिएगा। रूबेला, रेबीज, measles, tetanus। Take a screenshot for your revision। Next important question: injection of lymphocytes in the treatment of lepromatous leprosy is an example of। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए किसी क्लाइंट में लिम्फोसाइट्स को इंजेक्ट करना किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है?
innate immunity, adaptive immunity, natural passive immunity, artificial passive immunity। इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही सावधानी से दीजिएगा। यहाँ पर आप लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए लिम्फोसाइट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो कि इसके कॉजेटिव एजेंट को डायरेक्टली जाकर किल करेगा। तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अडॉप्टिव इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली इसके अंदर एंटीबॉडीज आदि को हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि किसी डिजीज को क्योर कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, ठीक कर सकता है। और भविष्य में अगर ये डिजीज वापस होता है तो इसके एंटीजन को आइडेंटिफाई करके तुरंत इम्यून सिस्टम द्वारा इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी का होना अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, signs of restored ventilation and circulation after CPR include all the following except। इनमें से किसी क्लाइंट में CPR करने के बाद CPR सक्सेसफुल होने पर यानी वेंटिलेशन और सर्कुलेशन रीस्टोर होने पर कौन से साइंस देखे जाते हैं, एक को छोड़कर? इम्प्रूव कलर, रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग पल्स, increase body temperature, return of systemic blood pressure। The right answer is option C, increase body temperature। किसी भी क्लाइंट में जब आप कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन यानी CPR प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो इसके सक्सेसफुल होने के बाद पेशेंट की बॉडी में कलर इम्प्रूव होता है। उसके बाद उसकी जो पल्स है वो फाइंड होने लगती है और स्ट्रांग हो जाती है, और उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आने लगता है। ये सभी फाइंडिंग्स ये बताती हैं क्लाइंट में CPR सक्सेसफुल है। CPR को परफॉर्म करने के लिए जो दो बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं वो ये हैं कि आपको क्लाइंट में देखना है कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट, और दूसरी बात क्लाइंट का जो हार्ट है वो पंपिंग कर रहा है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तब आप CPR परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज इंसर्टिंग अ राइल्स ट्यूब फॉर अ adult patient, is aware that the distance between incisor teeth and gastroesophageal junction is। आप एज अ नर्स किसी क्लाइंट में राइल्स ट्यूब एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि पेशेंट के इंसिजर टीथ से लेकर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन की डिस्टेंस कितनी होती है। इस डिस्टेंस के अंदाजा होने पर आप क्लाइंट के अंदर सही नाप की राइल्स ट्यूब का सिलेक्शन कर पाएंगे और इंसर्शन भी कर पाएंगे। ऑप्शंस आर 20 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स, 40 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स। सिंपली आपको बताना है इंसीजर टीथ से लेकर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन तक की डिस्टेंस कितनी होती है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट पर्सन में इंसीजर टीथ से लेकर और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन की डिस्टेंस कितनी होती है तो आप बताएंगे 32 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। क्लाइंट के माउथ में मौजूद इंसीजर टीथ से लेकर इसोफेजियल जंक्शन की जो डिस्टेंस है वो 32 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इट इज 32 टू 50 सेंटीमीटर्स, और इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर
a feeding via nasogastric tube, the nurse would perform which of the following before initiating the feeding? किसी पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग देने से पहले नर्स को इनमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए? ऑप्शन ए, assess for tube placement by aspirating stomach content. हम इस पेशेंट के स्टमक में मौजूद कंटेंट को एस्पायरेट करके ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। ऑप्शन बी, प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लाइन पोजीशन, पेशेंट को हम बाईं करवट पर लिटाएंगे। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर फीडिंग विद 50% H2O कॉन्सेंट्रेशन, फीडिंग देने के लिए हम फीड के अंदर 50% तक पानी मिलाएंगे और फिर फीड देंगे। ऑप्शन डी, एंश्योर द फीडिंग सॉल्यूशन हैज बीन वार्म्ड इन माइक्रोवेव फॉर 2 मिनट्स, फीडिंग सॉल्यूशन माइक्रोवेव में कम से कम 2 मिनट तक गर्म किया जाना चाहिए। पेशेंट ओरली कुछ भी खा पी नहीं सकता, इसलिए पेशेंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई गई है और आप इसे इसी ट्यूब द्वारा फीडिंग करवाने जा रहे हैं। फीडिंग देने से जस्ट पहले आप इनमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। आप ये चीज़ देखेंगे कि जो ट्यूब आपने इंसर्ट की है वो क्लाइंट के स्टमक में ही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट खुद से राइल्स ट्यूब को, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव कर लेता है और फिर उसे पुश कर लेता है। तो हो सकता है किसी वजह से ये ट्यूब स्टमक की बजाय लंग्स के अंदर चली गई हो, और अगर आपने इस ट्यूब की लोकेशन को बिना आइडेंटिफाई किए, यानी इसका प्लेसमेंट बिना चेक किए उसे फीड दिया, तो सारा फीडिंग पेशेंट के लंग्स के अंदर चला जाएगा और लंग्स में अगर फीड गया तो क्लाइंट की लाइफ मुश्किल में आ सकती है। तो कभी भी क्लाइंट को आप नेज़ोगैस्ट्रिक फीड करवाने जाएंगे तो सबसे पहले उसके ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है एक्सरे करवाना, और अगर किसी वजह से एक्सरे अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो आप वहां पर स्टमक में मौजूद कंटेंट को एस्पायरेट करेंगे और फिर इस कंटेंट की पीएच को चेक करेंगे। अगर पीएच 1.5 से 2.5 के बीच में आती है, मतलब हाईली एसिडिक कंटेंट है, तो इसका मतलब ट्यूब प्लेसमेंट सही है, ट्यूब स्टमक के अंदर ही है और अब आप फीडिंग दे सकते हैं। पेशेंट को हमेशा, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड में करवट दिलानी चाहिए। आप लोग भी इस चीज को याद रखिएगा। आप खाना खाने के बाद अगर बाईं करवट पर लेटते हैं तो इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ बेहतर रहती है, खाना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाता है, डाइजेस्ट हो पाता है। तो हम लोग भी सभी को यही एडवाइस देते हैं कि खाना खाने के बाद आप लेट रहे हैं तो हमेशा बाईं करवट पर लेटें, ताकि आपका स्टमक नीचे रहे, सारा कंटेंट गैस्ट्रिक जूसेस के साथ प्रॉपरली मिक्स हो, ताकि इसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके। तो ये चीज आपको क्लाइंट में फीडिंग करवाने के बाद करवानी है, पहले नहीं। इसके अलावा फीड में 50% H2O मिक्स करना, पानी मिक्स करना कोई ज़रूरी नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को आप फीडिंग देते हैं तो फीडिंग का जो टेम्परेचर है उसे आप अच्छी तरह से चेक कर लें। हमेशा फीडिंग जो है रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाना सीधे क्लाइंट के स्टमक में डाल दिया तो ये मानिए कि उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा बुरी तरह से रप्चर हो जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी, वहाँ अल्सर हो सकते हैं और फिर ये क्लाइंट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। तो हमेशा फीडिंग का टेम्परेचर आपको ज़रूर चेक करना है और ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is teaching a client about using topical gentamicin sulfate
Which of the following comments by the client indicates need for additional teaching? आप किसी पेशेंट को जेंटामाइसिन सल्फेट ड्रग के टॉपिकल यूज के बारे में टीचिंग दे रहे हैं। टीचिंग देने के बाद नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट द्वारा देने पर आप ये मानेंगे कि अभी हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, इसे और ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता है। ऑप्शन 1, आई विल अवॉइड बीइंग आउट इन सन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इस मेडिसिन को लगाने के बाद मैं सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा। ऑप्शन 2, आई शुड स्टॉप अप्लाइंग इट वंस द इन्फेक्टेड एरिया हील्स। मैं इस मेडिसिन को घाव भरने के बाद अप्लाई नहीं करूँगा। ऑप्शन 3, आई विल कॉल द फिजिशियन इफ द कंडीशन वर्सन। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करूँगा अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो। ऑप्शन 4, आई शुड अप्लाई इट टू लार्ज ओपन एरियाज। मैं इसे बड़े एरियाज पर अप्लाई करूँगा। वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 1 में कहा गया है कि मैं लंबे समय तक सूरज की रोशनी में यानी धूप में नहीं रहूँगा, यानी सन एक्सपोज़र नहीं दूँगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस स्टेटमेंट के बाद क्लाइंट को और ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो जेंटामाइसिन ड्रग है, ये फोटो सेंसिटिविटी कॉज़ कर सकती है और इसी वजह से हमें सन एक्सपोज़र नहीं होने देना है। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया था कि एक बार इन्फेक्टेड एरिया हील हो जाए यानी इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो उसके बाद इस ड्रग को मैं लगाना बंद कर दूंगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें ट्रीटमेंट को अ, और ज़्यादा पेशेंट को टीचिंग देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, इस ड्रग को यदि ठीक होने के बाद भी लगातार लंबे समय तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्लाइंट को सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है? अगर किसी क्लाइंट में इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद भी कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है, तो इससे जो सिम्पटम्स हैं या इन्फेक्शन है, वो दोबारा हो जाता है। इसे आप सुपर इन्फेक्शन कहेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया था कि जैसे ही इस ड्रग से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, कंडीशन बिगड़ेगी, तो मैं तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करूँगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर और टीचिंग देने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली आपके पास ऑप्शन 4 बचता है, जो कि सही ऑप्शन भी है। इस मेडिसिन को कभी भी खुले घावों पर नहीं लगाना है। बड़े और खुले घावों पर इस मेडिसिन को नहीं लगाना है, क्योंकि जो जेंटामाइसिन सल्फेट है, ये एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है और अगर आपने इसे उन एरियाज पर लगाया जहां पर एपिडर्मिस नहीं है, तो इसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच सकती है और इसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए कभी भी इस मेडिसिन को आप खुले घावों पर ना लगाएं जहां पर एपिडर्मिस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन विया नेजल कैन्युला? अगर किसी क्लाइंट को आप नेजल कैन्युला से ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, तो फ्लो रेट क्या होना चाहिए? 1 से 4 लीटर पर मिनट, 1 से 6 लीटर पर मिनट, 4 से 6 लीटर पर मिनट या फिर 6 से 8 लीटर पर मिनट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 से 4 लीटर पर मिनट। नेजल कैन्युला से ऑक्सीजन डिलीवर करते समय फ्लो रेट 1 से 4 लीटर पर मिनट
होना चाहिए। नेक्स्ट important question. Following a liver biopsy, the highest priority assessment of the patient's condition is checked for. किसी भी क्लाइंट में लीवर बायोप्सी प्रोसेस होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ का असेसमेंट होता है? पल्मोनरी एडिमा, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, हैमरेज या फिर पेन? The right answer is option C, hemorrhage. लीवर बायोप्सी प्रोसेस के बाद क्लाइंट में ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, हेमरेज होने की संभावना रहती है और इसी वजह से इसका असेसमेंट यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लीवर बायोप्सी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक वर्ड होता है बायोप्सी और एक होता है एटॉप्सी। अगर आप किसी पेशेंट की बॉडी से लिविंग टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं तो ये प्रोसेस बायोप्सी है। और ऑटोप्सी क्या है? डेड टिश्यू का सैंपल लेना। जब किसी क्लाइंट की डेथ किसी अननोन वजह की वजह से होती है तो उसे पोस्टमार्टम के समय आइडेंटिफाई करने के लिए ऑटोप्सी करवाई जाती है। इस डेड बॉडी से डेड टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, तो ये ऑटोप्सी है। बायोप्सी जो है कैंसर आदि को आइडेंटिफाई करने के लिए टिश्यू सैंपल का बॉडी से लेना कहलाता है। डेफिनेशन की बात की जाए तो लीवर बायोप्सी प्रोसीजर वह प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट की बॉडी में निडल इंसर्ट करके लीवर से टिश्यू का एक टुकड़ा लेते हैं और इस टिश्यू के टुकड़े को हम लैब में असेस करते हैं, जिसके द्वारा हम क्लाइंट में किसी प्रकार की कैंसर कंडीशन को या फिर उस पर्टिकुलर लीवर ऑर्गन के हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए किया जाता है। यानी लीवर सेल की स्टडी करने के लिए लीवर बायोप्सी करवाई जाती है। लीवर बायोप्सी दो तरह से की जा सकती है। पहला है ओपन बायोप्सी, जिसको करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर बड़ा कट लगाकर वहां से टिश्यू सैंपल लिया जाता है। जबकि दूसरा तरीका है क्लोज बायोप्सी, जिसमें परक्यूटेनियस रूट से एक निडल इंसर्ट की जाती है और टिश्यू का सैंपल लिया जाता है। इस मेथड के अंदर हम क्लाइंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। किन कंडीशंस में आप लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते? तो याद रखिएगा, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर क्लाइंट की प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कम है तो आप नहीं कर सकते। यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन होने पर आप लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर क्लाइंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, पेरिटोनाइटिस है, तो भी आप ये प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? सबसे पहले लीवर बायोप्सी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो आप क्लाइंट को इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, कंसेंट लेंगे और फिर उसके बाद में ये प्रोसीजर परफॉर्म करवाएंगे। लीवर बायोप्सी प्रोसेस के दौरान क्लाइंट को हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है और उसका जो राइट हैंड है उसे हेड के पीछे रखा जाता है ताकि लीवर का एरिया हमें विजुअलाइज हो। याद रखिएगा, आपका लीवर जो है एब्डोमेन एरिया में अपर और आउटर क्वाड्रेंट में पाया जाता है। इस प्रोसेस को करने में हमेशा स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर निडल इंसर्शन से पहले साइट को बीटाडीन और 70% अल्कोहल से क्लीन किया जाता है। क्लाइंट में इस प्रोसेस से पहले आपको पीटीआईएनआर चेक करवाना है ताकि आपको कोagulation के बारे में जानकारी रहे कि पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसमें निडल इंसर्शन किस साइड पे की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आपको क्लाइंट के राइट साइड ऑफ इंटरकोस्टल में पेनिट्रेट करना है, यानी 8th और 9th रिब के बीच में
आपको निडल को इंसर्ट करना है, तो ये इसकी इंसर्शन साइट मानी जाती है। यहाँ पर बायोप्सी में दो तरह की निडल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक होता है एस्पायरेशन टाइप और एक होता है कटिंग निडल। इनके इमेज जरूर आप देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tube introduced into the rectum of patient to relieve gas is known as। किसी क्लाइंट के रेक्टम में रेक्टम ट्यूब को इंसर्ट करके जो गैस निकाली जाती है उसे आप क्या कहेंगे? फ्लैटस, एनिमा, फॉलेस, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एब्डोमेन के डिस्टेंशन वाली कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेक्टम में ट्यूब इंसर्ट करके गैस को पास करवाना, फ्लैटस पास करवाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sympathetic blocking agent may be used during a hypertensive emergency, these drugs work by। अगर किसी क्लाइंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग किस प्रकार से काम करती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ड्रग्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देती हैं। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। ऑप्शन सी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन द एल्वियोलार बेड। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन होती क्या है। ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें किसी पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए और इस पर्सन में ऑर्गन फेलियर जैसी स्थिति आ जाए या आने वाली हो तो उसे आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। आप चाहें तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 या इससे ज्यादा हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या इससे ज्यादा हो और क्लाइंट के अंदर ऑर्गन फेलियर जैसी स्थिति बन रही हो तो ये कंडीशन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको कभी भी दिखाई देती है तो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें और इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में दी जाने वाली सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट मेडिसिन, इसके नाम पर गौर करिएगा, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी ऐसी कोई मेडिसिन जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, तो वो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट कहलाती है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बड़े ही आराम से दे पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट ऐसे मेडिसिन हैं जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को की एक्टिविटी को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। आइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। आपने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके अंदर एएनएस आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में एक्टिवेट किया जाता है और जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं यानी बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है
जब वो एक्टिवेट होगा मुश्किल समय के अंदर, तो इसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा ताकि पूरी बॉडी में ब्लड तेजी से चले, ब्लड का प्रेशर अच्छा रहे और हम मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ सके। तो इस सिचुएशन में पेशेंट का बीपी भी बढ़ा रहता है। तो इसको अगर आपको ठीक करना है तो आप ऐसी कोई मेडिसिन देंगे जो कि इस सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दे, इसकी एक्टिविटी को कम कर दे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा दे। तो ऐसी मेडिसिन देने से क्लाइंट का बीपी अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a patient experiencing acute respiratory failure. The nurse will focus on resolving which of the following? आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें अचानक रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है, यानी पेशेंट अब सांस नहीं ले पा रहा, ब्रीथ नहीं कर पा रहा। इस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट में डेवलप होने वाली कौन सी कंडीशन का ट्रीटमेंट आप करना चाहेंगे? ऑप्शंस आर हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया। ऑप्शन बी हाइपरऑक्सीमिया, हाइपोकैप्निया, हाइपरवेंटिलेशन। ऑप्शन सी हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैप्निया। ऑप्शन डी हाइपोटेंशन, हाइपरऑक्सीमिया, हाइपरकैप्निया। अगर आपने आपको यहाँ ऑप्शन में मौजूद टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो बड़े ही आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करें। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम होना। हाइपर ऑक्सीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का बढ़ जाना। और हाइपर कैप्निया का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। तो इस पेशेंट के अंदर जो कि सांस नहीं ले पा रहा है, तो हाइपर ऑक्सीमिया कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी होगी और हमें इसे ट्रीट करना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है हाइपर वेंटिलेशन। अब पेशेंट जब रेस्पिरेशन कर ही नहीं पा रहा है तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन नहीं होगा, हाइपो वेंटिलेशन होगा और जिसका हमें ट्रीटमेंट करना रहेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर हाइपर ऑक्सीमिया बताया गया है, रेस्पिरेशन चल नहीं रहा है तो हाइपो वो ऑक्सीमिया कंडीशन होगी जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है। फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है जो कि सही आंसर भी है। इस पेशेंट में रेस्पिरेशन फेलियर हो चुका है, इसकी वजह से उसे हाइपोवेंटिलेशन होगा, यानी कि वो सांस नहीं ले पाएगा और सांस नहीं ले पाने के कारण उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। और ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइपर कैप्निया होगा, यानी CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। इस पेशेंट के अंदर सांस नहीं ले पाने के कारण तीन चीजें हो रही हैं और इन तीनों चीजों का हमें ट्रीटमेंट करना है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी हाइपोवेंटिलेशन, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following patient fall into the category of emergent care? इनमें से किस पेशेंट को आप एमरजेंट केयर कैटेगरी वाले पेशेंट में रखेंगे? यानी ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसे सबसे पहले केयर देने की आवश्यकता है? एमरजेंट कैटेगरी का मतलब है क्लाइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है, एमरजेंसी में है। ऑप्शन ए, a patient admitted with simple fracture of the arm, पेशेंट के हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है। ऑप्शन बी, a patient admitted to with abdominal pain, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन के साथ आया पेशेंट। ऑप्शन सी, a patient admitted with chest pain, dyspnea, diaphoresis, ऐसा कोई पेशेंट जिसे चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है और
पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। ऑप्शन डी, अ पेशेंट एडमिटेड विथ कफ एंड टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा पेशेंट जिसमें कफिंग है और बॉडी टेम्परेचर 101 है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन है, सांस लेने में तकलीफ है और पसीना आ रहा है, तो हो सकता है इस पेशेंट में कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और इस रेस्पिरेशन डिफिकल्टी के कारण भी हम इसे एमरजेंट केयर क्लाइंट के रूप में क्लासिफाई करेंगे। अगर इसे इलाज नहीं मिला तो ये डेथ हो सकता है। इसके अलावा फ्रैक्चर आर्म वाले पेशेंट को थोड़ी समय बाद देख सकते हैं। एब्डोमिनल पेन इतना क्रिटिकल नहीं होता। कफिंग और 101 टेम्परेचर भी बाद में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसिफेलाइटिस, is complication of which disease? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसिफेलाइटिस किस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन है? मीजल्स, पोलियोमाइलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस या फिर पर्टुसिस डिजीज कंडीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीजल्स। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसिफेलाइटिस जो है मीजल्स वायरस के कारण होने वाला कॉम्प्लिकेशन है। इस SSPE कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें सफरिंग पेशेंट का ब्रेन जो है अफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को मीजल्स वायरस का कॉम्प्लिकेशन होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसिफेलाइटिस कंडीशन होती है, तो इसके अंदर पेशेंट का जो ब्रेन है वो प्रभावित होता है। ब्रेन इसके अंदर प्रभावित होता है और ये एक फैटल कंडीशन है, यानी इसमें पर्सन की डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, SSPE कंडीशन जो है बहुत ही रेयर होने वाली कंडीशन है, यानी बहुत कम लोगों में ये कंडीशन देखने को मिलती है और ये कंडीशन पेशेंट के अंदर डिजीज होने के कई महीने या कई सालों बाद डेवलप होती है। इस डिजीज कंडीशन के होने पर, इस कॉम्प्लिकेशन के होने पर क्लाइंट में मेंटल डिटेरियोरेशन हो सकता है, यानी मानसिक रूप से पर्सन अस्वस्थ हो सकता है। उसके मसल्स में जर्क्स आने लगते हैं, उसे सीजर्स होने लगते हैं और उसकी डेथ होने की संभावना भी रहती है। तो याद रखिएगा, हमने क्या बात कही है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैंक्रियाटाइटिस जो कंडीशन है, इसके अंदर पर्सन का ब्रेन प्रभावित होता है और ये कॉम्प्लिकेशन मीजल्स वायरस से इन्फेक्शन के बाद कई महीनों या कई साल बाद डेवलप होता है। इसके अंदर पेशेंट की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, सीजर्स आने लगते हैं और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। आइए मीजल्स डिजीज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लें। मीजल्स एक वायरल डिजीज है जो कि RNA पैरामिक्सो वायरस के कारण ट्रांसमिट होता है। इसे आप 4 डेज फीवर या रूबियोला डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली ये बच्चों में होने वाली डिजीज कंडीशन है, लेकिन किसी भी एज में ये हो सकती है। मीजल्स डिजीज एक बार लाइफ में होता है और उसके बाद पूरे जिंदगी इससे हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। इस डिजीज में कैरियर स्टेट नहीं देखी जाती। मीजल्स डिजीज की सेकेंडरी अटैक रेट 80% होती है। मीजल्स डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है। मीजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिनों का होता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपको बताना है। यस, द राइट आंसर इज वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स डिजीज वेरियोला वायरस के द्वारा होने वाली कंडीशन है। और याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसी डिजीज थी जिसके होने के बाद स्किन पर परमानेंट स्कार रह जाते थे। हालांकि अब इस डिजीज को इरेडिकेटेड कर दिया गया है, लेकिन प्रीवियस टाइम में ये काफी पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the doctor has ordered antithrombotic stockings to be applied to the legs of the client with peripheral vascular disease. The nurse knows that the proper method of applying the stockings is। किसी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज से सफरिंग पेशेंट को डॉक्टर द्वारा एंटी थ्रोम्बोलाइटिक स्टॉकिंग्स पहनने के लिए कहा गया है। पेशेंट को ये स्टॉकिंग्स किस समय पहननी है, ये आपको बताना है। बिफोर राइजिंग इनटू द मॉर्निंग, ऑप्शन बी विद द क्लाइंट इन स्टैंडिंग पोजीशन, आफ्टर बाथिंग एंड अप्लाइंग पाउडर, बिफोर रिटायरिंग इन द इवनिंग। पेशेंट में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, यानी उसके शरीर की जो दूर की ब्लड वेसल्स हैं, यानी हाथ पांव का जो डिस्टल पोर्शन है, आखिरी सिरा है, वहां की ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम है, नैरो हो चुकी हैं या उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है, और जिसके कारण से प्रॉपर वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे डिजीज से सफरिंग पेशेंट को डॉक्टर द्वारा एंटी थ्रोम्बोलाइटिक स्टॉकिंग्स पहनने के लिए कहा गया है। एंटी थ्रोम्बोलाइटिक स्टॉकिंग्स वह सॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बॉडी के एक्सट्रीमिटी वाले पार्ट में पहनी जाती हैं, जिससे कि उस एरिया पर लगातार कंप्रेशन रहे, दबाव रहे, और इस दबाव के कारण ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर रहे, डिस्टल पार्ट से वापस सेंट्रल पार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड जो है इजीली रिटर्न हो सके। तो इससे आप कब क्लाइंट को पहनाएंगे, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे ही पेशेंट सुबह नींद से जागे, तो उसको बेड से नीचे उतरने से पहले ही, यानी बेड पर लेटे लेटे ही ये स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। इन पेशेंट्स में ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरी एरिया से सेंटर की तरफ बहुत धीमे होता है, और ब्लड के रुकने के कारण वहां पर एम्बोलिज्म या क्लॉट डेवलप होने की संभावना रहती है। तो क्लॉट ना डेवलप हो जाए और सर्कुलेशन बेहतर रहे, इस चीज के लिए स्टॉकिंग्स दी जा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट आस्क how to help protect her infant son from catching her upper respiratory infection. The nurse replies that most effective way to prevent the spread of infection is। एक मदर अपने इन्फेंट बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कैसे बचाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछती है। तो आप एज अ नर्स उसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा बताएंगे, जिससे कि वो अपने बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से बचा पाए। ऑप्शंस आर कवरिंग द माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। आप उस मदर को अपने माउथ को कवर करने के लिए कहेंगे जब भी उसे कफिंग या स्नीजिंग हो, खांसी आए या छींक आए। Option B, using sodium hypochlorite and water to clean room surface। उसे आप कहेंगे कि आप जिस जगह रहते हैं उस रूम को सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर से क्लीन रखें। ऑप्शन सी, केयरफुल हैंड वॉशिंग करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी,
यूजिंग डिस्पोजेबल टिश्यू एंड वाइप्स। डिस्पोजेबल टिश्यू और वाइप्स का लगातार इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर दो शब्दों पर गौर करिएगा, मोस्ट इफेक्टिव और दूसरा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आप अपना आंसर दीजिएगा। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, कफिंग इस तरह से ही फैलेगा। तो यहाँ पर हम इस मदर को गाइड करेंगे कि जब भी आपको कफिंग या स्नीजिंग हो तो आप अपने माउथ को कवर रखेंगे, जिससे कि ड्रॉपलेट आपके बच्चे तक नहीं पहुंचे और बच्चे में इस तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, temporary end to the medical sign and symptoms of an incurable disease are। ऐसा कोई डिजीज कंडीशन जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स यदि अचानक से ठीक हो जाएं, टेम्परेरी रूप से गायब हो जाएं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? रिमिशन, रिलैप्स, क्योर, एक्सरवेशन। किसी ठीक ना हो सकने वाले डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स यदि अचानक कुछ समय के लिए ठीक हो जाएं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड रिमिशन। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो रिलैप्स का मतलब होता है किसी भी डिजीज के लिए दी जा रही ड्रग्स पर एडिक्शन होने पर क्लाइंट में साइन एंड सिम्टम्स का वापस आ जाना रिलैप्स कहलाता है। क्योर का मतलब होता है कि ये डिजीज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजीज। एक्सर्बेशन का मतलब होता है सडन वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। अचानक डिजीज के सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएं, तो ये कंडीशन एक्सर्बेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, गामा सेल्स। इंसुलिन का सिक्रीशन इनमें से किस सेल के द्वारा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बीटा सेल्स। हमारे पैंक्रियास के टेल पोर्शन में मौजूद 1% सेल्स के द्वारा एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। इन सेल्स को हम पैंक्रियाटिक आइसलैंड्स या लैंगरहैंस ऑफ आइसलैंड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर टोटल 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है अल्फा सेल्स या जिसे आप ए सेल्स कहते हैं। इनके द्वारा ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर आती हैं आपकी डेल्टा सेल्स, जिन्हें आप डी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करवाती हैं, सोमैटोस्टैटिन। और इसके अलावा एक पीपी सेल्स और पाई जाती हैं, याद रखिएगा, पीपी सेल्स और पाई जाती हैं, जिनके द्वारा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन किया जाता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, प्रीवियस एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।